प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन उसने बताया हुआ ना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना, ना लिखा होता तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेते। और एग्जामिनर की एक ख्वाहिश है कि बिफोर टैक्स से वर्किंग करें, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ इस वजह से दखल होनी चाहिए वर्किंग से। पेज नंबर बताइएगा कौन सा पेज का सवाल है? पेज नंबर 208 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी प्लीज? वालेकुम अस्सलाम। नीचे भी हो रही क्लास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बड़ा मतलब है स्टेटमेंट ऑफ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये पेज नंबर 208 सामने रखा है। एटलीस्ट किया तो है ना यार, तो जैसे इस रेशियो में इश्यू पर वो डिस्कस कर लेते हैं। जी करंट रेशियो होगी प्लीज यार, को एक आध बता दो क्या होगी। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी। ब्रैकेट ना लिखी हो तो फॉर्मूला बताएं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी, ऐसे ही है। लेकिन बड़ा ब्रैकेट में वो कहता है बिफोर टैक्सेशन। डेफिनेटली अगर वो ना कहे तो आपने सिंपली वर्किंग करनी है। बिफोर टैक्सेशन अगर कह रहा है तो फिगर्स में लिख रहा हूँ, काइंडली ढूंढना जरा, आपने को ट्राई जरूर की होनी चाहिए। लिखवाएं जरा फिगर्स अगर किसने की हुई। आप 225 देंगे आप, और प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा ख्याल है नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, डिवाइड बाय इक्विटी ढूंढे 1085। एज की बहस क्यों नहीं है? एक ही साल का डाटा दिया हुआ है, दो कंपनीज का दिया हुआ है। आंसर बता दें, पेज नंबर बता दें, रेशियो नंबर बता दें। गैरनेट की वर्किंग करवाएं, गैरनेट 20.74%। दूसरी वर्किंग करें 57 डिवाइड बाय, अब यहाँ है 38 into 100, आंसर 41.30। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों उठा रहा हूँ? क्वेश्चन में इसने कहा है, अगर ना कहा होता तो डेफिनेटली आपने क्या उठाना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये रिडीमेबल डिविडेंड वैसे नहीं। दूसरा देन करवा दें, गेयरिंग रेशियो करवा दें। प्रेफरेबली कौन से करवाएंगे? नहीं, बी का अब हो सकता है समटाइम्स आपके आंसर वगैरह में एक से ज्यादा वर्किंग्स हुई हो, लेकिन आपने जरा मेन ध्यान में रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड वाला नॉर्मली आपने लेना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जहन में लाने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म लोन बता दें, लॉन्ग टर्म लोन 100 किसका, डिबेंचर्स ढूंढने जी कहीं। अब इस तरह की चीजें जहन में रखनी है। डिबेंचर 100 डिवाइड बाय इक्विटी ढूंढे 1085 डिवाइडेड और प्लस 100, ऐसे ही होना नहीं इंटू 100, 8.4% शायद 44। ठीक है जी, क्लियर हो गया। दूसरी कंपनी का कराएं 300
डिवाइड बाय, अच्छा इक्विटी फिगर कैसे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ पेज नंबर 209 पे शेयर कैपिटल के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ मतलब प्रॉफिट है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है ब्रैकेट में लिखे? ये रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए वर्ड है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड्स है। शेयर कैपिटल में क्या ऐड होता है? ये किससे का फिगर है? किससे का फिगर है? 485 किससे का फिगर है? कौन सा पेज देख रहे हैं हम? 209 में कहाँ देख रहे हैं? रिक्वायरमेंट्स ऊपर देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है शेयर कैपिटल के नीचे। तो वहां शेयर कैपिटल का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिटेन्ड अर्निंग्स की बात हो रही है, ठीक है? तो 105 इक्विटी, ठीक है। कंपनी बी में इक्विटी क्या है? 138 है और प्लस 300 है, इंटू 100 है। आंसर बताएं। 68.49%। डिबेंचर्स वर्ड से फाइनल है प्लीज। डिबेंचर्स रेशियो नंबर 17 जरा देखें, देख लें। रेशियो नंबर 17 के नीचे लॉन्ग टर्म लोन्स किस किस नाम से हो सकते हैं वो लिखा हुआ है। टीएफसी भी है, डिबेंचर भी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। तो उनमें डिबेंचर्स आ रहे हैं। बेहतर ये रहेगा पेज नंबर 209 पे वापस आए और जहाँ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखे हुए हैं उसके साथ लॉन्ग टर्म लोन लिख लें वर्ड जरा। और 10% जो लिखा हुआ है वो सिंपली उसका इंटरेस्ट रेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए डिबेंचर वर्ड भी है, ठीक है। एक और चीज पेज नंबर 208 पे आए, ऊपर जहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनी हुई है उसके एंड में एक प्रपोज डिविडेंड वर्ड लिखा हुआ है। इसके साथ ब्रैकेट में लिखें ये डिक्लेयर डिविडेंड है। प्रपोज डिक्लेयर डिविडेंड, इसमें एक बारीक सा फर्क तो है लेकिन जब जरूरत पड़ेगी फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। डिक्लेयर डिविडेंड वैसे क्या होता है? जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है उसमें फिर पे होना है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड? तो प्रपोज डिविडेंड और डिक्लेयर डिविडेंड इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो जाते हैं। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में प्रपोज डिविडेंड ही डिक्लेयर्ड होता है। क्या उसकी वजह है वो इंशाल्लाह 21 दिन बाद में बात होनी है, फिर मैं बताऊंगा। फिलहाल क्या लिख लें? प्रपोज डिविडेंड सिंपली मींस डिक्लेयर डिविडेंड। और डेफिनेटली फिर ये जो डिविडेंड है इसने रिटेन्ड अर्निंग से लेस होना और इसकी मेरे ख्याल है लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और भी चीज आप फाइनल रखें, काफी कुछ आता जा रहा है। पेज नंबर 209 पे है, सिर्फ अगर शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो ये रिडीमेबल है, ये रिडीमेबल है, ये बहस ही नहीं है। अगर शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, और अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है तो ये होता ही रिडीमेबल है। हाँ, अगर लिखा होता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ना बताया होता है कि रिडीमेबल है या रिडीमेबल है तो दोबारा जाए वहां जहाँ रेशो नंबर 18 है। आते जाते रहें प्लीज। पेज नंबर बताएं, 186 समथिंग है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और ना बताया कि इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है फिर इरिडीमेबल है, लेकिन अगर सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो वो है ही ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और इसी तरह अगर मैं आपके सामने वर्ड बोलूं डिविडेंड, तो मैं किस डिविडेंड की बात कर रहा हूँ? ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो ये प्रपोज डिविडेंड भी ऑर्डिनरी डिविडेंड है, प्रपोज्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज करेगा तो फिर ही हम यूज करेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी है और देयरफॉर डिविडेंड भी ऑर्डिनरी डिविडेंड है शेयर कैपिटल। ठीक है सर? एनी अदर कंफ्यूजन फाइनली इन दिस क्वेश्चन नंबर 3? कर लीजिएगा यार, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोग इंडिविजुअली हैंडल करें। आई होप के को ट्राई तो कर लिए। तो 2 क्वेश्चंस रिवाइज करने को भी कहे थे, जो नाम बता दे वो छा जाए। रिवाइज करने वाले सवालों के नाम पूछ रहा हूँ। वो था सर जी, लिखा हुआ है आपने नाम। वो परसों था, वो जुमे वाले दिन थे वो जी। डेयरी फूड लिमिटेड और सच्चल का आंसर ही था मेरा। पेज नंबर ही बता दें, हमें बता ही नहीं गया तो हम कैसे बता दें? हमारे तक मैसेज ही नहीं आया।
हम थक गए थे पढ़ पढ़ के। एग्जेजरेट करने में कोई हद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास ही नहीं ली थी उस दिन। पेज नंबर 224, सैटरडे ऑफ होता है। पेज नंबर 224 पर मैं अज्यूम करने लगा हूं कि आप सब लोग पिछला पूरा हफ्ता मेरे साथ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ अज्यूम नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी अजम्पशन मेरी गलत है। एक और सवाल सामने आ गया है, क्या करें इसका? आए फिर रजिस्टर खोलें और देख के लिखना शुरू करें। ज्यादती कर रहे हैं, सभी ज्यादती कर रहे हैं। संडे तो जाया हुआ ही हुआ है, उसकी तो बहस ही ना करें, लेकिन वो और वो दिन भी जाया हो गए हैं। आज का दिन ना जाया करें। अगर सर जी, अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो तो वो होता ही रिडीमेबल है यार, और बात खत्म हो गई है। वो सफा ढूंढे मेरा भाई, वो सफा जहाँ एक टेबल बनाया, मेरे ख्याल रेशो से पहले एक पेज बनाया था उन्होंने। जल्दी जल्दी जल्दी, ये खौफनाक सवाल है। वो एक मैंने एक स्टोरी से बना के दिखाई थी आपको एक पेज पे, जरा ढूंढिए कहाँ नोट किया आप लोगों ने। मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को कहा था कि जगह खाली है, पता नहीं कौन सा पेज था, अगर 181 आपने हो सकता रजिस्टर में ना बनाया हो। अगर बेटा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है तो उसमें रिडीमेबल की बहस ही नहीं है सामने, उसमें बहस ही नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता ही रिडीमेबल है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसके दो हिस्से हैं, कौन कौन से? रिडीमेबल, इरिडीमेबल। और अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, ये है तो होता ही इक्विटी में है, तो ये तो वैसी पुरानी बात है। यहाँ उस दिन हमने पहली दफा रिडीमेबल और ऑर्डिनरी वर्ड लगाए थे, वरना शेयर कैपिटल मींस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की बात हो रही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस रिडीमेबल भी हो सकता है, इरिडीमेबल भी। लेकिन अगर बताए ना तो रेशो नंबर 18 के नीचे मेरा ख्याल आपने लिखा था, मैंने उस दिन अभी आपको दोबारा भी कहा है, पेज नंबर 186 राउंड है, वो फिर रिडीमेबल होगा अगर प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स है और नहीं पता तो फिर हम इरिडीमेबल अज्यूम कर लेंगे। ये पेज नंबर 224 पे हमारी
नहीं सर जी, पेज नंबर 2 to 4। SK Limited deals in single product। जी बेटा ये सब कुछ आपने लिखा हुआ है, सब कुछ जो लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल है। रिडीमेबल शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड इन लायबिलिटीज, इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी नॉर्मली। सब कुछ अब लिख लिया हुआ है। आई होप कि आप इसे जहन में रखना चाहिए आपको, और जहन में है। पढ़े पढ़े ढूंढ के पढ़े, वहीं लिखा हुआ है, सब कुछ लिख लिया था आप लोगों ने। SK Limited deals in single product। Following are summarized financial statements of SK Limited SKL for the year ended 31st December 2017। 17 भी है, 16 कंपेरेटिव दिया हुआ। क्वेश्चंस कभी कभी सेम कंपनी के प्रीवियस ईयर के एंगल के साथ होते हैं, और कभी कभी कंपनी का कंपैरिजन इंडस्ट्री के साथ या दूसरी कंपनी के साथ हो रहा होता है। तो 16 और 17 का डाटा है। फिक्स एसेट्स में पढ़ लें, जरा फिक्स एसेट वर्ड बार बार आ गए, मीनिंग पता? नॉन करंट एसेट्स कह लें या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। करंट एसेट्स में दो तीन चीजें बोलते हैं, क्या होती हैं? स्टॉक, डेटर, कैश वगैरह वगैरह। कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। करंट लायबिलिटीज में दो तीन बोल दें। क्रेडिटर्स हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट हैं, करंट पोर्शन ऑफ लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस है। ऑपोजिट साइड पे साथ ही इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उसने बना दी। यूनिट सोल्ड है मिलियंस में, 39 मिलियन यूनिट सोल्ड है 17 में, और 16 में 36 मिलियन यूनिट सेल हुए थे। सॉरी 30 मिलियन 2016 में एंड 39 मिलियन 2017 में। सेल्स के रुपीज इन मिलियन अब शुरू हो गए। सेल के रुपीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ सेल है। ग्रॉस प्रॉफिट है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस कॉस्ट है, नेट प्रॉफिट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन with effect from 1st January 17, sale price was decreased by 5% to boost the sale volume। का मतलब है to increase the sale volume, और volume का मतलब है sale units, to increase the sale units। 1st January 17 से वो कहता है प्राइस को 10% कम किया है, सॉरी 5% कम किया है, प्राइस को 5% कम किया है ताकि सेल यूनिट्स बढ़ जाएं। कैलकुलेटर उठाए, मिलियन में डाटा रिलेट करना जरा आपस में। 300 डिवाइड बाय 30 करें, 300 मिलियन रुपीज डिवाइड बाय 30 मिलियन रुपीज यूनिट्स, 10 रुपए पर यूनिट बनता है। 2017 में जरा करें, 371 डिवाइड बाय 39, 9.5 बनता है। प्राइस बढ़ रही कम हो रही? कितने परसेंट कम हुई है? 5%। कैलकुलेटर पे लिखें 10, 10 का करें 5%, प्लीज 10 का 5% करें 0.5। 10 रुपए को आधे रुपया कम किया गया है, आधा रुपया, तो 9.5 रुपीज सेल प्राइस है। किस साल? किस साल कितनी प्राइस कम हुई है? क्यों ऐसा किया है? क्या सेल वॉल्यूम बढ़ गया है? क्या कम करके क्या बढ़ गया है? असल में जब आप सेल प्राइस कम करेंगे तो आपके यूनिट जो है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा लोगों की रीच में आ जाएगी, तो प्राइसेस कम होने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिससे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंक्रीज होंगे। प्राइसेस अगर बढ़ा दी जाए तो उससे क्या होगा? वो लोग जो उस प्राइस पर अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकेंगे, सेल नहीं कर सकेंगे, वो परचेज नहीं कर सकेंगे, आप सेल नहीं कर सकेंगे। तो अगर प्राइसेस बढ़ा दी जाए तो समटाइम्स उसकी वजह से सेल वॉल्यूम कम हो जाता है। तो क्या कम करके क्या बढ़ा लिया है? नंबर 2, ड्यूरिंग द year 2017 suppliers demanded price increase of 4%। सप्लायर कौन होता है? हाँ जी, जिससे हमने चीजें खरीदी हों,
और सप्लायर क्रेडिटर बन जाता है अगर पैसे ना दिए हो। जिसको हमने चीजें बेची हैं उसे कस्टमर बोलते हैं, और कस्टमर डेटर हो जाएगा अगर उसने पैसे ना दिए। तो ड्यूरिंग द ईयर 2017 सप्लायर ने डिमांड की कि हम 4%, सॉरी, सप्लायर ने डिमांड की कि 4% प्राइस बढ़ जानी चाहिए। एसकेएल हमने रेजिस्ट किया। However, both parties agreed to reduce the credit period। क्या मतलब? सप्लायर ने कहा प्राइस में बढ़ाने लगा हूं, हमने कहा प्लीज नहीं, उसने कहा फिर क्या करें, अपना पीरियड शॉर्ट कर लो। क्या मतलब? पैसे मुझे जल्दी दे दे, मैं प्राइस नहीं बढ़ाता, प्राइस नहीं बढ़ाता लेकिन पैसे मुझे फिर जल्दी दे। तो क्रेडिटर पीरियड फिर रिड्यूस हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? रिड्यूस का मतलब है कम दिनों में हम पैसे दे रहे होंगे या ज्यादा? अब कम दिनों में पैसे दे रहे होंगे। नंबर 3, SKL had been running its business in a rented building whose annual rent was 15 million. During the year कौन सा फर्स्ट लाइन में से ढूंढ के बता। SKL purchased a building for rupees 200 million. Funds were arranged partially through a long-term loan. Useful life of the building is estimated at 40 million. दोबारा पढ़ें पूरा पैराग्राफ। SKL का बिजनेस जो था वो एक रेंट की बिल्डिंग से कंडक्ट किया जा रहा था और उसका रेंट 15 मिलियन था। किस साल? 16 में, 17 में? ड्यूरिंग द ईयर किस साल? 17 में। क्या हुआ? बिल्डिंग हमने खरीद ली, कितने की? उसके पैसे पार्शली कहां से अवेलेबल हुए? पार्शली का मतलब नहीं, आधे नहीं, मतलब कुछ हिस्सा हमने लॉन्ग टर्म लोन लेके पूरा किया है। लॉन्ग टर्म लोन लेने की एंट्री बताएं। कैश डेबिट, लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट। फिर अगर वो पैसे कैश आके वो पैसे बिल्डिंग में इस्तेमाल हो जाए तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। बिल्डिंग पिछले साल तक रेंट पे थी, रेंट पे बिल्डिंग थी, इस साल खरीद ली है, क्या खरीदने के बाद फिर उसकी यूजफुल लाइफ पे हम उसे डेप्रिशिएट भी करेंगे? पिछले साल भी तो कर रहे होंगे। पिछले साल रेंट पे बिल्डिंग थी, कौन कर रहा होगा? जिसकी होगी। हम किस साल से शुरू करेंगे? जिस साल हमारी बिल्डिंग बनी होगी। तो देयरफॉर उसने फिर यूजफुल लाइफ बताई आपको 40 इयर्स। पिछले साल रेंट कॉस्ट में आ रहा होगा, इस साल रेंट नहीं आ रहा होगा, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ रही होगी। लेकिन शायद बिल्डिंग क्योंकि ली है लोन लेके, तो लोन का इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में लोन का इंटरेस्ट भी होगा, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी होगी। पिछले साल सिर्फ क्या होगा? रेंट होगा, डेप्रिसिएशन की नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं थी, और उस लोन पे भी डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं होगा जो लोन आपने इस साल लिया। ऊपर जरा ढूंढने, जरा लॉन्ग टर्म लोन्स के सामने जरा अमाउंट देखें जरा। 100 मिलियन पहले था, पिछले साल तक 100 मिलियन था, अब 170 हो गया। तो सारी बिल्डिंग जो है लोन्स पे नहीं, लोन लेके नहीं लिए, कुछ हिस्सा। तो लुक्स लाइक दैट जो फिगर अवेलेबल है कि शायद 70 फर्दर लोन लिए। लास्ट लाइन पढ़े। 75% of the selling admin cost incurred in 2016 was fixed। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो हमारे बिजनेस के वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती है, उसका टोटल सेम रहता है। यूनिट्स कम ज्यादा होने से पर यूनिट चेंज हो रहा था, पर यूनिट चेंज हो रहा था। बूम लिमिटेड का आंसर होना, बूम लिमिटेड आंसर 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 पेज नंबर 221 पे आपने लिखा हुआ, शायद पेज नंबर 221 पे एक स्टोरी आपने लिखी होगी मेरा ख्याल है, उसी पे लिखा, कहीं और लिखा। और जब मैंने आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझाया था, देखना, मेरा ख्याल मैंने आपको पेज 221 पे ही कहा था। अगर कहीं और लिखा हुआ है तो वहां देखना, एक नजर रिवाइज करें। क्या होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ही आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लिखा नहीं हुआ है, मुझे वैसे ही आता है। सर जी इस तरह ना काइंडली करें, ये गेम प्लीज सीरियस है। हम हर गुजरते दिन के साथ साथ एग्जाम हॉल के नजदीक होते जा रहे हैं। ये प्लीज काइंडली इस बात को सीरियस लें। हर गुजरते दिन के साथ साथ हमारी एग्जाम हॉल के साथ दूरियां कम होती जा रही हैं। हमें एग्जाम हॉल जाके करना क्या है? आराम से जाके सोएंगे
पानी शानी सुना है पड़ा होता है, आराम से बैठ के पियेंगे। पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज तैयारी करके जानी है, प्लीज। उसके लिए मिनिमम स्टेप ये है, काइंडली प्लीज रेगुलर आए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर? कभी कभी आए, महीने में एक दफा भी आ जाए तो रेगुलरिटी है। और अगर ये चंद दिन आने फिर एक छुट्टी जरूरी है, और सैटरडे ऑफ करना मस्ट है, और साथ संडे हो जाए तो क्या ही बात। प्लीज ऐसा नहीं करें, गेम सीरियसली ऑन हुई हुई है। आई होप कि मेरे अलावा भी किसी को महसूस हो रही है। नमाज की ब्रेक कर लें। कुछ मैं रब से ही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरी बातों में कुछ इखलास शामिल कर, शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। यकीनन कोताही सारी मेरी। 4 बजे तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी।
सर जी रिक्वायरमेंट है ये पेज नंबर 2 to 4 जर्नल स्टूडेंट्स आ गए ये कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर 2016 and 17 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर्मूले बोलें जी प्लीज रिटर्न ऑन एसेट्स डेट इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो नेट प्रॉफिट मार्जिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो कम से कम बोलते तो महसूस हो यार बोल तो नहीं रहे तो अंडरस्टूड बात है महसूस होने में तो कोई हर्ज नहीं हमें क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो 12,000 रैंडमली हो जाए रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला करंट रेशियो का फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेटर डेज का फॉर्मूला ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला चलिए शुरू करें वर्किंग पढ़ाई के वाले सर जी कुछ ना कुछ करना पड़ना है कब से कंपनी नेम है ऐसे लिमिटेड ये तो सर जी एक दिन भी कहीं इधर उधर मिस हो जाए ना तो डेफिनेटली रिकवर करना मुश्किल हो जाता है प्लीज जरूर हिम्मत करें रोज की रोज कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखें फॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स अच्छा मैक्सिमम इस क्वेश्चन में रिवाइज रिपीट ही होना लेकिन एक दो चीजें नहीं आनी तो साथ साथ रहेगा 16 और 17 की वर्किंग करनी है 16 की वर्किंग शुरू करें 300 तो बेटा डेफिनेटली अगर कोई पेपर अब रह गया है तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता लेकिन अब मजबूरी है अपने आप को दोबारा पढ़ाई के मोड में लाना पड़ता है प्लस माइनस जिंदगी का हिस्सा कोशिश करें डेफिनेटली आसान तो नहीं है लेकिन यही रियलिटी है तो प्लीज जो अब हो सकता है उस पर फोकस रखना चाहिए जो हो गया अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता फिगर्स बोले 90 डिवाइड बाय 300 into 100 30%। किसी चीज का नाम है इंसान बस बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा शुरू करें 98 डिवाइड बाय 371 मल्टीप्लाई बाय 26.44
4 2 है सर। ये कमेंट्स पे बाद में बात करते हैं, काइंडली पहले रेशियोज की वर्किंग करें। नेट प्रॉफिट मार्जिन चलिए ठीक है, ये सामने जरा था भी करें। कर दे सॉल्व। कुछ सेंस तो स्टोरी की समझ आ रही है सर? 22 डिवाइड बाय 300 into 100 7.33%। 30 divided by 371 into 100 8.09। और लोग जज्बाती हो चुके हैं, 8 के बाद डॉट ढूंढ रहे हैं। बेटा कैलकुलेटर पे प्लीज सॉल्व करें, क्या होगा? मैंने बताया नहीं कि कैलकुलेटर की जरूरत है, सॉरी है। बाकी हकीकत ही मेरे भाइयों, ये सीए बड़ों का काम है और आप बड़े हो गए हैं। प्लीज अपने आप पे भरोसा रखें। जब मम्मी आपसे कहती हैं कि लेट इतनी को आया, तो आप कहते हैं मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी फिक्र ना किया करें। जहां जरूरत पड़ी है वहां सर हम तो बच्चे हैं अभी, रिपीट कर दें। अगली रेशो का नाम बता दें, आगे आप फार्मूला सोच के बता दें, ढूंढ के बता दें, कुछ कर लें। कुछ मेरे भाइयों बड़े हो गए। पेज नंबर बता दें सर जी। मैं 186 नहीं है, पिछला सफा है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 16 नंबर फार्मूला मेरे ख्याल। एवरेज टोटल एसेट्स। चले सर, ये गेम आ गई, इकट्ठे रहिएगा। बस अब इन क्वेश्चंस में बस फिनिशिंग टच रह गया देने का, तो प्लीज गौर से सुनिएगा मेरी बात यहाँ तक जो हो रहा है। ये फार्मूला लिख के रुक जाइएगा। एवरेज टोटल एसेट्स वर्ड है, एवरेज एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स। सिर्फ एसेट्स अगर लिखा, टोटल एसेट्स है। कंसंट्रेशन रखें, डेटा देखें, छोड़ दें लिखना। 16 की फिगर्स ढूंढना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कैलकुलेटर उठा लें, रिवर्स वर्किंग कर दें कर दें कर दें कर दें। 22 जमा 8, ठीक है 30 आ गए। एवरेज की गेम शुरू करें। हम 16 में है, 16 में किस साल का डाटा नहीं है, 16 में हम हैं, 16 की फिगर तो क्लोजिंग हो गई, इस साल की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। क्या करें? क्लोजिंग एवरेज ले लें, बता दें क्या है। और 40 ढूंढे ढूंढे, टोटल 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 और 40 एवरेज क्यों नहीं करवा रहे? पॉसिबल नहीं है, डाटा नहीं है। किस साल का डाटा होना चाहिए था? 15 का। लिख के आंसर बता दें, लिख के आंसर बता दें, लिख के। आपने लिखा कैसे? आपने तो अभी लिखना है। 6.82 6.82 816 फाइनल करें 2। क्या आंसर क्या है जी? 6.82, सॉरी 6.82।
अच्छा सर ये गौर से सुनना है, जरा 17 पे आ रहा है, लिख लिया? 1 सेकेंड रुक जाए जरा। 17 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ढूंढ के बोलें कैसे लिखें? 30 प्लस 13 43 हो गया। आगे आ जाए। एवरेज एवरेज हो सकती है, एवरेज हो सकती है, लेकिन रुके एक मिनट जरा। असल में सर ये जो रेशियोज है ना कंसल्टेशन, यकीनन 17 में एवरेज हो सकती है। 16 का डाटा अवेलेबल है, 17 क्लोजिंग है, 16 की इंफॉर्मेशन 17 के एंगल से ओपनिंग है। लेकिन ये बेटा जो रेशियोज है इटसेल्फ मीनिंगलेस है जब तक आपस में कंपेयर ना हो। देयरफॉर अब 16 पे वापस आए जरा। 16 की जो फिगर है वो हमने विदाउट एवरेज की है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब 17 की फिगर अगर हम एवरेज लेके कर देंगे तो बेसिस सेम नहीं रहेंगी, और बेसिस सेम ना रहने से कंपैरिजन सेम नहीं होगा। हमेशा आपने एवरेज लेनी है, लेकिन एवरेज आप तभी लेंगे जब आप सारे रेलिवेंट ईयर्स की एवरेज ले सकेंगे। मैंने बीच में एक वर्ड नहीं बीच में ऐड कर दिया अपनी तरफ से। आप एवरेज तब लेंगे जब आप ऑल रेलिवेंट ईयर्स की एवरेज ले सकेंगे, और अगर सारे रेलिवेंट ईयर्स की एवरेज नहीं ले पाएंगे तो फिर सब की एवरेज नहीं लेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनने के लिए कुछ पेजेस पे हमने आना जाना है। पेज नंबर 207 पे आ जाओ। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। फार्मूले अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, लेकिन उन्हें चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्लाई करना है वो बहस अब फाइनल करें। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट में जाए जरा। हसन लिमिटेड 207 पेज। हमसे कौन कौन से ईयर्स की वर्किंग रिक्वायर्ड थी? 15 और 16 की वर्किंग रिक्वायर्ड थी। ऊपर डाटा देखें, क्या 15 और 16 दोनों में ओपनिंग्स अवेलेबल थे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एवरेज ली थी, लेंगे। रेलिवेंट ईयर्स वर 15 एंड 16, दोनों रेलिवेंट ईयर्स में एवरेज ली जा सकती थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली, दोनों सालों में ले ली। फर्ज करें रिक्वायरमेंट में होता 14, 15 एंड 16, जज्बाती ना हो, क्या फिर भी 15 और 16 की एवरेज हो सकती थी? लेकिन फिर 14 की क्यों नहीं हो पाएगी? 13 नहीं है, तो फिर अगर 14 की एवरेज ना हो पाती तो हम 15 और 16 में भी एवरेज करने की बजाय क्लोजिंग को एवरेज समझ लेते। लेकिन क्या जो रिक्वायरमेंट में ईयर्स थे उन दोनों रेलिवेंट ईयर्स की एवरेज ली जा सकती थी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एवरेज ली है और अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है। मैंने जो कहा है एक और क्वेश्चन में पहले फाइनल कर लें। कीबोर्ड ढूंढें। कीबोर्ड के नाम से एक सवाल था जो आपने घर किया था। पेज नंबर 221 पे आए। रेलिवेंट ईयर्स ढूंढ के बताएं। पेज नंबर 222 पे। 18, 17, क्या दोनों रेलिवेंट ईयर्स की एवरेज ले सकते थे? अल्हम्दुलिल्लाह आपने ली है। 16 की वर्किंग रिक्वायर्ड ही नहीं थी, तो आपने 17 और 18 दोनों में एवरेज निकाल के किया। प्रॉब्लम क्या बना है एसके वाले सवाल में, जरा एक नजर दोबारा देखें। क्या हम 17 की एवरेज ले सकते हैं? रिक्वायरमेंट देखें, क्या रिक्वायरमेंट में दोनों साल रेलिवेंट हैं? फर्ज करें रिक्वायरमेंट में लिखा होता कंसंट्रेट कंप्यूट, आई एम ऑन पेज नंबर 224, ए रिक्वायरमेंट कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर 2017 ओनली। क्या एवरेज ले लेते हम? यकीनन लेते, लेकिन उसने कहा 16 एंड 17, क्या हम दोनों की एवरेज लेने की पोजीशन में हैं? हम किस साल की ले लेंगे? 16 की क्यों नहीं ले पाएंगे? 15 का डाटा नहीं है, तो देयरफॉर क्योंकि हमने 16 में एवरेज नहीं किया तो अब ये कंपैरिजन सही नहीं हो पाएगा। अगर किसी साल बगैर एवरेज के और किसी साल एवरेज के तो फिर हम सही कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन तभी करेंगे अगर सारे रेलिवेंट ईयर्स में एवरेज कैलकुलेट की जा सकती हो। ये बार बार मैं रेलिवेंट रेलिवेंट बोली जा रहा हूँ, समझ आती है? रेलिवेंट ईयर्स का कहाँ से पता चलेगा? सवाल से या रिक्वायरमेंट से? रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट से, सवाल की रिक्वायरमेंट से, सवाल की रिक्वायरमेंट से। जो मैंने वर्ड्स बोले बार बार पेज नंबर 212 पे, ये क्योंकि लिखे हुए हैं तो रादर देन कहीं दोबारा लिखें आप एक जरा नोट ढूंढ लें, फिर वो जब क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा ही बात होनी। पेज नंबर 212 पे है, इसके स्टार्ट में ऊपर जाएं। एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है किसी क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह देखते हैं कब करनी है। तो नोट पढ़ें सेकंड वाला फिलहाल, बल्कि सॉरी फर्स्ट वाला। नोट फर्स्ट, एवरेज विल ओनली बी कैलकुलेटेड इफ इट कैन बी फॉर ऑल एलिमेंट ईयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट ईयर्स? जो रिक्वायरमेंट में ईयर्स हैं
अगर उन सब ईयर्स की एवरेज ले सकते हैं तो इंशाल्लाह लेंगे, और अगर किसी एक रेलिवेंट ईयर की एवरेज नहीं ले पाएंगे तो फिर बाकियों के भी क्लोजिंग को एवरेज समझ लेंगे। बात मेरी पूरी तरह समझ आ गई है? क्या समझ आ गई तो अपने लफ्जों में बोल दें। क्या आपने वही कहा जो मैंने बोला है? गुड एफर्ट। 2017 में आके मुझे फिगर लिखवा दे, मुझे समझ आ रही है कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। 440 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, सिर्फ 500। क्यों एवरेज नहीं ले रहा? बोलते 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 बोलते। जी इंशाल्लाह जैन साहब आंसर बताइए। आप इस तरह करें, ये जो रेशो आपने कैलकुलेट की है ना, क्वेश्चन पे कर ली, ये रिक्वायरमेंट जहाँ लिखी हुई है बी, इसके साथ जरा पेज नंबर लिख लें जिस जगह मैं आपको लेके गया हूँ। नोट 1 ऑफ पेज नंबर 212, ये पेज नंबर 224 पे भी मेंशन कर लें। नोट नंबर 1 रिगार्डिंग एवरेज ऑन पेज नंबर 212, ये बी रिक्वायरमेंट के नीचे लिख लें जी। नहीं वो मैं सही कर लेता हूँ अगर गलत हो गया। आप बी जहाँ रिक्वायरमेंट लिखी हुई है उसके नीचे लिख लें नोट ऑफ 1, नोट 1 note 1 on page 2 regarding average। ठीक है जी। बाकी सॉरी मेरा बेस में 500 आना था, 500 है ना, सॉरी। कहीं कंफ्यूजन फाइनली, यही छोटी छोटी चीजें सजी जेहन में रखनी है। फार्मूला तो आपको ज़बानी याद हो गए हैं। दो बातें हो गई हैं। दूसरी बात मैंने किसको कहा है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको याद कराता हूँ। एक क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में SLTL के नाम से, एक छोटी सी assumption वहां भी है, एक ये भी है। अब इनको मिक्स करके इंशाल्लाह भी एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके सर? जी सर, आगे बढ़े सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका खुद से फॉर्मूला लिखें, खुद से फिगर्स लिख लें, और बाकियों को काइंडली चांस दें। पेपर सर जी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आता है, तो मिलजुल के एक एफर्ट रिक्वायर्ड है। ये मिनिमम है जो मैं कर पाता हूँ, और वो मिनिमम है जो आप घर करते हैं। तो मिलजुल के ये मिनिमम है जो हम कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम कैसे करें? हमसे मिनिमम ही नहीं हो रहा, तो ये मिनिमम भरपूर एफर्ट के साथ होना चाहिए। आप सम टाइम महसूस करता हूँ मैं, समझते हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट मिनिमम है। और आई होप कि इस बात से याद आया कि अपने वॉल्यूम 2 ले लिया हुआ है। ये करनी होना चाहिए, एक आध दिन में उसकी जरूरत पड़ जानी है। जिनके पास नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वो अपना फॉर्म फिल कर दिया हुआ? मेरे ख्याल बुक्स डिस्पैच होगी नहीं है, कोई रह तो नहीं गया? चले जिनके पास आ गए अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल कुछ ना कुछ रह गए होंगे। जिन हजरात ने, प्लीज वो आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं आपके एड्रेस के हवाले से, अगर कोई रह गया है तो काइंडली इन्हीं दिनों में, हम 2 से 3 दिनों में मेरे ख्याल जरूरत पड़ जानी है। ये उसका भी डिसाइड करते हैं इंशाल्लाह।
ये 16 के फिगर्स 28 22 प्लस 8 डिवाइड बाय 260 प्लस 100 कर लेंगे। ये लास्ट लाइन में से कोई आंसर आ जाता 8.33। नेक्स्ट आंसर सेकंड लास्ट लाइन में से आ जाए कैसे? फिगर्स 30 प्लस 13 डिवाइड बाय 80 प्लस 170 डिवाइड बाय 2 तो किया नहीं है। एवरेज की गेम क्यों नहीं चलाई आगे? पूरा बोले सोच के, क्योंकि हर एलिमेंट ये की एवरेज नहीं हो सकती, तो भाई ये प्लस क्यों करवा दिए? ये प्लस क्या करवाया? ये कैपिटल एम्प्लॉयड बनाया आपने, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, सिर्फ क्लोजिंग फिगर्स एज इट इज उठाई हैं इनटू 100। आंसर 9.56%। आगे बढ़े, डेट इक्विटी रेशियो भी वाइंड अप करें। प्रेफरेबली कौन सा फॉर्मूला करेंगे? बी वाला कौन सा है यार? ये है ना, सिर्फ बी याद रह जाए और बाकी फार्मूला फिर सोचे वहां। बी वाला फार्मूला कौन सा है? सही फिगर्स 37.78 है 27.7। लास्ट फाइंड अप करें करंट रेशियो। अच्छा, ये एवरेज जहां जहां वर्ड लिखा हुआ है बस वही है, अपनी तरफ से भी नहीं हर जगह लगा लेना। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? यहाँ कोई एवरेज है ही नहीं है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी सिंपली है। करें माइंड अप, हो गया? अच्छा, एग्जामिनर ना अब ये अज्यूम करता है जब क्वेश्चन देता है रेशियोज के कि रेशियोज कैलकुलेट करना बच्चों के लिए इशू नहीं है, इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि रेशियोज के नंबर बस एक एक दो दो ही हैं, एक एक रेशियो के। असल चीज है कमेंट्स, और कमेंट्स असल चीज। प्रॉब्लम उसमें ये है कि शायद ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, लेकिन जब उसे इंग्लिश में लिखना पड़ता है तो वो रियल चैलेंज बन जाता है। उसके लिए मेरी बार बार आप देख भी रहे होंगे और अभी भी आगे भी देखेंगे कि मेरी रिक्वेस्ट मेन आपसे यही होगी कि इसे दोबारा पढ़ें, अपने लफ्जों में लिखें। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होना, ये मुसलसल प्रैक्टिस से बात बननी है। रेशियोज अज्यूम्ड है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगी, आप उसकी वर्किंग कर लेंगे। मेन इशू जो रिजॉल्व करना वो क्या है? कमेंट्स हैं, और कमेंट्स को अंडरस्टैंड करके जब तक आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने कल टाइम निकाला है। असल में आपने कभी भी पढ़ाई पे तकब्बुर और गुरूर नहीं किया है, देयरफॉर आपको बताते हुए भी बुरा लगता है कि मतलब नजर ना किसी की लगता है।
2016 में करंट रेशियो का आंसर 2.5 टाइम्स। 2017 में फिगर्स आर 90 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स। आए अपना मेन टाइम तो 10-15 मिनट कम से कम बी रिक्वायरमेंट पे लगाए। रेशियो सॉल्व होगी सारी। कीपिंग इन व्यू, रेडी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली नोट कर ली। रिक्वायरमेंट में वो कहता है सर, कीपिंग इन व्यू द अबव इंफॉर्मेशन, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अब इसमें ऊपर सर जी जो आपने रेशियोज कैलकुलेट किए ना, उनमें जरा देखें कोई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है? बताएं, नाम बताएं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चारों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। कोई लिक्विडिटी रेशियो है? सिर्फ करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो है। डेट रेशियो का कमेंट का उसने कहा ही नहीं। तो आपके जेन में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी मींस करंट रेशियो रहनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 जरूर है, लेकिन लिक्विडिटी रेशियो में सिर्फ 1 है। गियरिंग रेशियो, डेट रेशियो है, जिसका उसने कमेंट्स के लिए कहा ही नहीं। तो यकीनन अगर आप लिखेंगे तो उसका फिर नंबर भी कोई नहीं। तो आपका फोकस किस पे करना है? प्रॉफिटेबिलिटी पे और लिक्विडिटी पे। आए पहले थोड़ा सा एनालिसिस वैसे कर लें जरा फिगर्स के साथ, बाद में फिर देखते हैं। अपनी रेशियो सामने रख लें, क्वेश्चन साथ रख लें। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन वाला पेज और आंसर वाला सफा नहीं है सामने। क्वेश्चन वाला सफा और रजिस्टर में रेशियोज वाला सफा आपके सामने। इनिशियली पहले इंडिविजुअली कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में डिक्रीज आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में डिक्रीज आ रहा है। ये इसलिए सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है स्टोरी में कि पॉइंट नंबर 1 पढ़े ऊपर, सेल प्राइस डिक्रीज हुई है। लेकिन बात गलत तरफ ना कहीं चली जाए, ऊपर डाटा देखें, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 90 मिलियन से 98 मिलियन बढ़ा है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है तो रेशो कम क्यों हो गई है? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, सेल भी बढ़ी है, लेकिन सेल में लग रहा है कि सेल जितनी ज्यादा बढ़ी है उससे उतना ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। सेल में कितना इजाफा हुआ है? 71 मिलियन, और उसमें सिर्फ 8 मिलियन। तो बेस में ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे ही ऐसा है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वैसे भी कम होनी ही थी क्योंकि सेल प्राइस कम हुई हुई है। सेल प्राइस कम होने से क्या एक यूनिट का ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा? हाँ, पूरी बात अब क्या है, ऊपर जाए जहाँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनी हुई है, राइट साइड पे आपके ऊपर क्वेश्चन में 30 मिलियन से 39 मिलियन के यूनिट्स जरूर बिके, ज्यादा यूनिट्स बेचने से ज्यादा सेल हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन सेल प्राइस कम होने से सेल्स की रेशो में, सेल्स के मुकाबले में ग्रॉस प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम हो। क्या ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया वैसे? लेकिन उस परसेंटेज से नहीं बढ़ा जिस परसेंटेज से सेल की अमाउंट बढ़ी है। उसकी क्या वजह? कि हमने सेल प्राइस कम कर। कुछ मेरी बात समझ आ रही? मैं अकेले लगा? क्या यकीनन बढ़ा है, सेल बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन जितना प्रॉफिट में इंक्रीज आया उससे ज्यादा बेस में इंक्रीज आया, सेल की बेस में, रेशो की बेस में इंक्रीज आया। बेस में क्या चीज लिखी हुई इस रेशो में? ऐसी है, एक कैलकुलेशन करें जरा। ग्रॉस प्रॉफिट होने की कितना? रुपीज 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 90,
और 2017 में कितना 98 ऐसे ही है। इसमें 8 का ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज है, 8 मिलियन से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज है, लेकिन ऊपर है सेल्स में कितना इंक्रीज है 71। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। प्रॉफिट में सिर्फ 8 मिलियन का इंक्रीज है, और जो सेल्स की बेस में फिगर आनी है उसमें 71 मिलियन का डिग्री इंक्रीज है। तो यहाँ से हम इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड आउट कहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी के बजाय इस तरह करें जरा 90 और 98 में डिफरेंस ले लें, सिंपल सा डिफरेंस है 8 मिलियन लिखना जरा। पिछले साल के मुकाबले में बता सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितने % बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले में? जो मैं वर्किंग करवा रहा हूँ वो जरा थोड़ी सी नोट कर लें, चाहे ऊपर ही कर लें। 8 डिवाइडेड बाय 90 into 100 कर रहा है 8.89%। क्या चीज किसके मुकाबले में कितनी बढ़ी है? ऐसे ही ना यार। अब यही वर्किंग जरा सेल्स के साथ करें, पिछले साल के मुकाबले में सेल्स में कितना इंक्रीज आया? कैसे नहीं कितना परसेंटेज 71 डिवाइड बाय 300 into 100 23.67%। आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कुछ आप नजर आ रहा है। किस साल के मुकाबले में किस साल सेल कितनी बढ़ी है? 16 के मुकाबले में 17 में सेल तकरीबन 23% बढ़ी है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 8% इजाफा हुआ। तो आपकी जो रेशियो है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा जरूर है, लेकिन जो बेस है उसमें सेल ज्यादा बढ़ी है, तो सेल ज्यादा बढ़ने से बेस में ग्रॉस प्रॉफिट कम हो। क्या ज्यादा बढ़ने से क्या कम हो गया? ये सबको पता है, सेल अगर बेस अगर बढ़ जाए किसी भी रेशियो की अगर बेस बढ़ जाए तो अल्टीमेटली फिर परसेंटेज में आंसर कम हो जाए। तो क्या जरूर बढ़ा है? ग्रॉस प्रॉफिट जरूर बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर बढ़ी जरूर है, लेकिन जो सेल में इजाफा हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट के इजाफे से ज्यादा है। देयरफॉर बेस ज्यादा बढ़ने से अल्टीमेटली प्रॉफिट परसेंटेज कम है। क्लियर है प्लीज? नेट प्रॉफिट रेशियो देखो, ये वर्किंग्स लिखेगी जो मैंने अभी की है साथ, ये चाहे क्वेश्चन पे लिखना है, क्वेश्चन पे लिखना। जी नेट प्रॉफिट पे है। नेट प्रॉफिट मार्जिन गौर से देखें, काफी सारी प्लीज बातें होगी, थोड़ी सी जरा इंडिविजुअली भी आप ट्राई करेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या लग रहा है? इंक्रीज है डिक्रीज है? नहीं नो नो, मेरा ख्याल है कि ये चीज अब हमारी एक्सपेक्टेशन से उलट है। ग्रॉस प्रॉफिट देखें, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो क्या देयरफॉर नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए थी? क्या नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी अकॉर्डिंगली डिक्रीज नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसकी वजह आप समझने की कोशिश करते हैं। जरा क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन। हाँ जी, सबसे पहले आ जाए सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में 60 और 55 लिखा हुआ है, ये इंक्रीज है डिक्रीज है? वैसे असूलन अगर सेल बढ़ी है तो क्या सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस भी बढ़ने नहीं चाहिए थे? लेकिन इसकी रीजन असल में क्या है, नीचे पॉइंट नंबर 4 देखें एडिशनल फॉर्मेशन में। 75% जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस थे ये फिक्स थे। फिक्स होने से क्या फर्क पड़ता? इन्होंने फिर एज इट इज ही रहना था, तो 75% का मतलब मेजर सिर्फ 25% वेरिएबल होंगे। तो जो मेन मेजर सेलिंग एक्सपेंसेस थे वो तो फिर फिक्स होने की वजह से चाहे यूनिट्स बढ़ भी गए हैं उन्होंने तो सेम ही रहना था, लेकिन इवन देन कम होने की वजह सही अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट पैराग्राफ में नहीं कम क्यों हो गई, कम से कम सेम ही रहना चाहिए था। थर्ड पॉइंट, हाँ जी थर्ड पॉइंट में आना, थर्ड पॉइंट में कर लिया। क्या पिछले साल के एडमिन एक्सपेंसेस में रेंटेड बिल्डिंग का रेंट होगा? बिल्डिंग का रेंट होगा कितना? 15। अब इस साल आए जरा कैलकुलेटर पकड़े,
इस साल लिखे 200 मिलियन डिवाइड बाय 40, 5 मिलियन डेप्रिसिएशन है। तो पिछले साल के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें जो 60 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं उनमें 15 मिलियन का रेंट आ रहा होगा, और इस साल रेंट क्यों नहीं आ रहा होगा? बिल्डिंग हमने खरीदी है लेकिन उसकी जगह क्या आ रहा होगा, और डेप्रिसिएशन 5 मिलियन है, तो 10 मिलियन का तो यहाँ डिक्रीज आया हुआ है, और नेट डिक्रीज है वो 5 का है। इसका मतलब है अभी भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। खर्चे बढ़े हुए हैं या कम हुए हैं? 15 को निकाल दें एक सेकंड जरा, 60 में से अगर 15 निकाल दें 45 रह जाएंगे। हिम्मत हिम्मत जवान, हिम्मत हिम्मत। और 55 में से कितना निकालना है? 5, 50। तो अगर डेप्रिसिएशन रेंट को निकाल दिया जाए तो सेलिंग एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल इजाफा क्यों नहीं हुआ? 15 मिलियन का रेंट निकला है और उसकी जगह 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन ऐड हुई है। लेकिन एक दूसरी चीज भी क्लियर करें, फाइनेंशियल चार्जेस में याद रहा, फाइनेंशियल चार्जेस का जो 8 से लेके 13 में इजाफा हुआ है, ये किस वजह से आपको पता हुआ है? कुछ एक्स्ट्रा लोन भी लिया था हमने। तो असल में शायद पूरी बात ये है कि डेप्रिसिएशन 5 मिलियन और इंटरेस्ट भी 5 मिलियन इंक्रीज हुआ है इस साल बिल्डिंग लेने से। बिल्डिंग लेने से क्या क्या इजाफा हुआ है? डेप्रिसिएशन का इजाफा हुआ बिल्डिंग में, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की वजह से, और लोन ले लेने की, लोन के पैसे इस्तेमाल करने की वजह से इंटरेस्ट में भी इंक्रीज है। लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्ट का जो इंक्रीज है फाइनेंशियल चार्जेस में, जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं उनमें रेंट निकला है और उसकी जगह डेप्रिसिएशन ऐड हुई है। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन 5 ऐड होने से, लेकिन 15 मिलियन का रेंट निकल जाने से ओवरऑल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस कम होने की वजह से हमारी नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ गई है। अगर पूरा इंपैक्ट देखें नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट में याद रहा, नेट प्रॉफिट पे पूरा इंपैक्ट ये है, पूरा इंपैक्ट समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पिछले साल और इस साल के मुकाबले में सेलिंग एडमिन और फाइनेंशियल चार्जेस को इकट्ठा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में सेलिंग एक्सपेंसेस भी लेस है और फाइनेंशियल चार्जेस भी लेस है। तो पिछले साल रेंट था 15, इस साल 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन है सेलिंग एडमिन में, और 5 मिलियन का फाइनेंस कॉस्ट भी है फाइनेंशियल चार्जेस में। तो पिछले साल और इस साल के मुकाबले में 15 मिलियन निकल के 10 मिलियन ऐड हुआ है। कौन सा 10 कैसे बना दिया मैंने? 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन और 5 मिलियन के फाइनेंशियल चार्जेस 2017 में है, लेकिन 15 मिलियन का रेंट निकल गया है। ओवरऑल अगर देखें तो नेट प्रॉफिट तक आते आते 5 मिलियन से एक्सपेंसेस कम होने से 2017 में नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो गई। अब मेरी कुछ बात समझ आ रही है? प्लीज वापस जाए, अपनी रेशो सामने रखें, एक दफा फिर सुनिएगा गौर से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम हो रही है सर जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम हो रही है। असूल नेट प्रॉफिट रेशो भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो एक्सपेंसेस हैं वो 5 मिलियन से कैसे कम हुए हैं? 15 मिलियन का रेंट बचा है और उसकी जगह 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन और 5 मिलियन इंटरेस्ट का इजाफा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर करके देखें तो 5 मिलियन अभी भी साल के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल चार्जेस मिला के। देयरफॉर नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली इंक्रीज हो गया। आप अपने अगर लफ्जों में बोल देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा नेक्स्ट पेज पर इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा क्या क्या होने से अल्टीमेटली क्या हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करें। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज तो कम हुई है, अब आगे बोलो। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में 10 मिलियन का फर्क पड़ा है। 10 मिलियन कैसे? 15 निकल के 5, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 5 एक और हम कर रहे हैं वो कहां से फर्क पड़ रहा है? फाइनेंस कॉस्ट में 5 इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल करके 5 मिलियन डेप्रिसिएशन और 5 मिलियन इंटरेस्ट मिलके 10 हो गया। पिछले साल लेकिन यही अमाउंट 15 मिलियन थी, तो 15 रेंट वाला निकल गया, उसकी जगह 17 में डेप्रिसिएशन 5 मिलियन की सेलिंग एक्सपेंसेस में और फाइनेंशियल चार्जेस में 5 मिलियन इंटरेस्ट वाला ऐड होने से ओवरऑल प्रॉफिट पे अभी भी 5 मिलियन का
कम एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट है। अब ठीक है प्लीज, जी मिस्टर हमजा, अब समझ आ गई बात? देन आगे चले, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में अभी और कौन सी चीज रहती है? रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मेरा ख्याल आप खुद से सोच सकते हैं, बताएं इसमें क्या हमारी असेसमेंट से डिफरेंट आंसर्स हैं या सेम है? कंसंट्रेट करें फुल जरा। क्या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को देख के, वो एक्सपेक्टेशन ही आगे चल रही है या डिफरेंट हो गई है? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। मैंने क्या पूछा आपसे? क्या दोनों रेशियोज इंप्रूव हो रही हैं? तो क्या अगर नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है तो अल्टीमेटली इन रेशियोज को इंप्रूव ही होना चाहिए था, ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं। तो अगर प्रॉफिट अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट अगर बढ़ा है 2017 में, अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, तो देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट्स को भी बढ़ना ही चाहिए था, और मेरा ख्याल इंक्रीज ही हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट बढ़ जाने के बावजूद हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर डिक्रीज हो रहा होता, तो फिर उसकी वजह क्या होनी थी? फिर क्या बेस का मसला होना था। लेकिन अभी लग रहा है कि क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, कौन से प्रॉफिट्स की बात हो रही है? नेट प्रॉफिट बढ़े हैं, देयरफॉर नेट प्रॉफिट बढ़ने से कंपैरेटिवली 16 से 17 में अगर आए तो रिटर्न ऑन एसेट्स में भी इंप्रूवमेंट है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इंप्रूवमेंट है। अगर इनमें खराबी आ जाती प्रॉफिट के बढ़ने के बावजूद, तो फिर वजह क्या होनी थी कि फिर कैपिटल एम्प्लॉयड और एसेट्स का टोटल शायद उससे ज्यादा बढ़ गया है जितने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। बेस बढ़ने से क्या होता है और प्रॉफिट्स बढ़ने से क्या होगा? ये न्यूमरेटर अगर ऊपर वाली फिगर बढ़ेगी तो उससे आंसर ज्यादा होगा, लेकिन अगर बेस बढ़ जाएगी तो उससे आंसर कम हो जाएगा। लेकिन जो नेट प्रॉफिट में हमारी रेशियो बढ़ी है वो कंटिन्यू रहा है ट्रेंड, प्रॉफिट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी और रिटर्न ऑन एसेट्स में भी। कुछ मेरी बात फॉलो कर रहे हैं प्लीज? क्या बढ़ा है तो क्या क्या बढ़ा है? पूरी पिक्चर वाला फाइनल करें ये चारों रेशियोज की। पहली रेशियो से ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा? क्यों कम हुआ है? क्यों कम हुआ है? सेल प्राइस का भी वैसे इम्पैक्ट है, सेल प्राइस भी कम हुई है तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन फिर डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट अगर कम हुआ है तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि नेट प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन वो क्यों नहीं कम हुआ? हमारे खर्चे बच गए हैं, हम मेजोरिटी खर्चे हमारे वैसे ही फिक्स है, और जहाँ चेंज आया है रेंट में वो चेंज ज्यादा है एज कम्पेयर विद 15 मिलियन के एक्सपेंसेस में रिडक्शन हुई रेंट की वजह से, रेंट के कम होने से। उसकी वजह से जो इजाफा हुआ है 5 का वो लेस है उस 15 से, वहां भी 5 मिलियन बच गया। फिक्स एज इट इज रहा है, और रेंट निकाल के 5 मिलियन का हमें एक्सपेंस, 5 मिलियन से हमारे एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी और रिटर्न ऑन एसेट्स भी इंप्रूव हो गए। डेट इक्विटी रेशियो की बहस क्यों नहीं होगी? वो मांगा नहीं है वैसे, लेकिन जल्दी से देख के बता दें, क्या डेट इक्विटी रेशियो बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है? क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 देख के बताएं, क्या ये कुछ सरप्राइजिंग न्यूज है? लोन्स लिए हैं इसलिए बढ़ना ही था, लोन ज्यादा हो गए हैं, जब तक आप वापस नहीं करेंगे लोन ज्यादा होने से परसेंटेज बढ़ गई। जी सर, करंट रेशियो फाइनल करें। करंट रेशियो कम हो गई है, करंट रेशियो कम होने की एक वजह पॉइंट नंबर 2 पढ़े जरा। पॉइंट नंबर 2 और 3 में कुछ रीजंस हैं करंट रेशियो कम होने की वजह। हाँ जी, बिल्डिंग पार्शली ली है लॉन्ग टर्म लोन से, कुछ कैश भी कम हुआ लग रहा है। ऊपर करंट एसेट्स देखें जरा, करंट एसेट्स 80 मिलियन से 50 मिलियन हुए हैं, सॉरी करंट एसेट्स 200 मिलियन से 90 मिलियन रह गए। तो करंट एसेट्स में भी काफी ज्यादा फर्क है, किस तरफ? कम हुए में ज्यादा हुए में? तो ये कम क्यों हो गए? दो वजूहत लग रही है वैसे, दो। एक तो बिल्डिंग खरीदी हुई लग रही है, वो तो कहता लोन से खरीदी है पार्शली, कुछ अपने पैसे भी लगाए। और सेकेंडली पॉइंट नंबर 2 पढ़े जरा, क्रेडिट पीरियड भी कम हुआ हुआ, क्रेडिटर्स का जो टाइम पीरियड है वो भी कम हुआ हुआ। इट मींस हमारे करंट एसेट्स में कैश भी निकला हुआ, कैश भी निकला। क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट करेंगे क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स डेबिट,
कैश भी तो इस्तेमाल होगा ना, जल्दी पैसे देना शुरू हो गए हम, तो पेमेंट भी होना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन वैसे डेफिनेटली पॉइंट नंबर 2 देखें, अगर आपका क्रेडिट पीरियड शॉर्ट होगा तो क्या उससे फिर करंट लायबिलिटीज भी कम होंगी? उसका शायद आपस में कुछ इम्पैक्ट सेम हो जाएगा। मेजर जो प्रॉब्लम लग रहा है करंट एसेट्स कम होने का, वो पॉइंट नंबर 3 में जब बिल्डिंग खरीदने के लिए कैश इस्तेमाल हुआ है। ये जरा बिल्डिंग खरीदने की एंट्री बताएंगे जरा, इसे सीरियस लीजिएगा जरा। अब देखिए जितने जो 200 मिलियन कैश, लेकिन सारा हमारा अपना नहीं गया होगा, पार्शली लोन जब लिया होगा तो कैश डेबिट वहां भी हुआ होगा। तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट लग ये रहा है, ऊपर देखें दो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है बैलेंस शीट में, देखें 70 मिलियन लग रहा है कि लोन लिया है, 70 मिलियन लोन लिया हुआ है। लेकिन वैसे ये भी हो सकता है कुछ लोन वापस भी हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आखिरी दिन की है, जरूरी नहीं जितना लोन लिया हो उतना ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी आ रहा हो, ये भी हो सकता है कुछ लोन लेके वापस कर दिया हो। ऊपर जाए जरा, करंट एसेट्स में डिक्रीज कितना, तकरीबन 110 मिलियन का, इसमें इंक्रीज है 30 मिलियन 70 मिलियन, लोन 70 मिलियन से बढ़ा हुआ है, वहां 110 मिलियन से कमी हुई है। तो लग रहा है अगर इन्हीं फिगर्स की बेस पर है कि 70 मिलियन का कैश लिया था और बाद में फिर अपना मिला के 200 मिलियन पूरा किया हुआ। तो कुछ लोन तो कुछ पैसे तो लोन लेके रेंज हुए थे, लेकिन जब बाकी के पैसे हैं वो अपने इस्तेमाल होने से करंट एसेट्स कम हुए हैं, और करंट एसेट्स कम होने से फिर करंट रेशो कम हुआ। इन्वेंट्री की मेरा ख्याल यहाँ कोई खास बहस नहीं है, नहीं पॉइंट नंबर 2 नहीं, इन्वेंट्री तो नहीं मेरा ख्याल, चले वो बात कर लेते हैं पहले, एक सेकंड। पॉइंट नंबर 2 समझ आ गया, क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी। पॉइंट नंबर, लेकिन पॉइंट नंबर 1 में है, पॉइंट नंबर 1 में सेल्स अब इंक्रीज हुई हैं, तो अब इसमें डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री बेच दी है, ये भी हो सकता है पहले इन्वेंट्री बनाई हो और फिर उसको बेचा हो। फिर अब ये उसने नहीं बताया कि ये जो सेल में इजाफा हुआ है ये कैश सेल का इजाफा है या क्रेडिट सेल का इजाफा है। अगर क्रेडिट सेल का इजाफा है तो फिर हो सकता है कि कुछ करंट एसेट्स में डेटर्स की वजह से इजाफा हो गया हो, लेकिन कैश सेल्स भी इसमें हो सकती हैं। तो वो भी डेफिनेटली पिक्चर अपनी जगह हो सकती है कि कैश आया है या से डेटर्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें ओवरऑल तो करंट एसेट्स में डिक्रीज आया है। इट मींस अगर डेटर्स या कैश में इजाफा हुआ भी है तो उससे ज्यादा कैश निकल भी गया, 110 मिलियन का नेट करके कैश कम भी हुआ है। तो एसेट्स बड़े हों, हो सकता है एसेट्स बड़े भी हों, ये समझ आ रही मेरी बात, हो सकता है डेटर्स बड़े भी हों, इन्वेंट्रीज भी इवन बढ़ गई हों, लेकिन फाइनली वो सारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास क्योंकि ब्रेकअप नहीं है करंट एसेट्स का, तो नेट करके 110 मिलियन डिक्रीज हुआ। ये समझ आता है एंड में जब मैंने वर्ड बोला नेट करके, क्या मतलब नेट करके, जब फाइनली 200 और 200 मिलियन और 90 मिलियन को देख के जो नेट डिक्रीज है वो, और हमने भी इन्हीं फिगर्स की बेस पे वर्किंग की है, तो हमारे करंट एसेट्स पिछले साल कितने हैं जरा फिगर्स देखें अपनी, 200 मिलियन की बेस पे वर्किंग है। 200 को अगर 80 के साथ कंपेयर करेंगे तो आंसर 2.5 आता है। लाइबिलिटीज में भी, अच्छा लाइबिलिटीज में भी कमी है, वैसे लाइबिलिटीज में कमी क्यों है, हमने शायद अपने क्रेडिटर्स को भी पैसे दिए, लेकिन वो जो 90 मिलियन सिर्फ रह गया 200 मिलियन से, मेजर चंक शायद मेजर हिस्सा वो बिल्डिंग की तरफ शायद चला गया। हाँ जी, कैपिटल में भी इंक्रीज है लेकिन वो इतना माइनर है, असल में कैपिटल का इंक्रीज पे है जी, जरा कैपिटल का इंक्रीज कंसंट्रेशन से लेके देखिएगा जरा। यहाँ मेरा ख्याल है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब कैपिटल वर्ड आ रहा है, ध्यान से मेरे वर्ड सुने, बड़े होना चाहिए, यहाँ मेरा ख्याल है ये कैपिटल इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रीजन बताए, रीजन 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 कैपिटल इक्विटी को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? कहीं अलग से रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, कोई प्रीम रिजर्व अलग से नजर नहीं आ रहे, ठीक है मेरी बात समझ रहे? तो सिर्फ जो कैपिटल लिखा हुआ ये इस क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग्स ना नजर आने की वजह से, शेयर प्रीमियम अदरवाइज चीजें ना नजर आने से ये इक्विटी के की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, विच मींस 20 मिलियन शायद प्रॉफिट के इंक्रीज की वजह से भी बढ़ गया। लेकिन अगर आपके पास अलग आ रहा हो, शेयर कैपिटल अलग आ रहा हो, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग आ रही हो, रिजर्व अलग आ रहे हो, तो शेयर कैपिटल में अगर इजाफा हुआ है तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हमें कैश लिया है शेयर्स के अगेंस्ट, तो वो भी कैश अवेलेबल हो सकता है। लेकिन मैंने ये क्यों कहा है मुझे ये जरूर बता दें, मैं कह के आई होप कि कुछ समझा पा रहा हूँ। ये कैपिटल जो लिखा हुआ है ये पूरी इक्विटी को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई अलग हेड रिजर्व्स के नाम से नजर नहीं आ रहा, ऊपर सीधे उसके बाद लोन कम लोन आ गए। तो अब यहाँ सिर्फ वो नहीं होगा, शेयर कैपिटल नहीं होगा, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स भी अंडरस्टूड बात है कि शायद होंगे। बहुत से क्वेश्चंस हो गए हमें, मसलन फॉर एग्जांपल जल्दी से देखें, इस तरह की
गुस्से से मुझे कभी नहीं प्लीज देखना, ये पेज नंबर 219 पे है, गुस्से से नहीं देखना, बहुत ज्यादा गुस्से से देखना है। और उसकी वजह ये है कि इतनी बच्चों वाली बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं। पेज नंबर 219 पे है, इसमें जो शेयर कैपिटल लिखा हुआ है उसके नीचे रिजर्व अलहदा आ रहे हैं। अब इस रिजर्व के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, और ऑब्वियसली फिर अब ये सब कुछ जो छुपा हुआ है रिजर्व वो शेयर कैपिटल में प्लस होके इक्विटी बनेगी। तो याद आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे इक्विटी के तो 4000 जमा 1000 करके 5000 इक्विटी है। फौरन देखें आके वापस, यहाँ कौन से हेड्स नजर ही नहीं आ रहे, यहाँ सिर्फ कैपिटल नजर आ रहा है, जिसमें फिर डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह भी शामिल होंगी। अब ये हो सकता है कि कैपिटल भी बड़ा हो, रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकता है जितना प्रॉफिट आया और डिविडेंड चला गया हो। तो बहरहाल इस केस में हम इसलिए ज्यादा बातें नहीं कर सकेंगे क्योंकि फर्दर हमारा ब्रेकअप अपने है, ठीक है। देन बेटा एक छोटा सा फेवर आपने ये करनी, पेज नंबर 225 पे है। मैंने आपके सामने आज डिस्कशन पूरी की है, लेकिन वर्किंग भी मैंने कर दी है आज। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट नंबर 1 ये है कि इसका इंग्लिश में आंसर काइंडली होमवर्क लिखें। ये पहला होमवर्क है, इंग्लिश में बी पार्ट का आंसर पढ़ना। पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे सर, इंशाल्लाह लिखवाऊंगा कल मैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक और सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 ढूंढे, पेज नंबर 210 पे। ये छोड़े बल्कि इस सवाल को, ये तो आप किसी दिन होमवर्क कर लेंगे। पेज नंबर 211 पे, 211। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स होमवर्क समझ आ गए? ये आप लोगों को समझ आ गई होमवर्क क्या है? यहाँ तक क्या होमवर्क हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो किया हमने एसके वाला, इसका जो बी पार्ट है इसके कमेंट्स पढ़ने हैं। मेरी आवाज ठीक रही है? मुझे लग रहा है बीच में आवाज का इशू आया है। क्वेश्चन नंबर 211 पे आ जाएं, सॉरी पेज नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना शुरू करें। रिक्वायरमेंट में जाएं। इस क्वेश्चन को बड़ा इस वक्त करने का, स्टार्ट करने का मकसद इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट करेंगे, ये है कि सारे फार्मूले हम अब जुबानी कोशिश करेंगे, और इसके बाद जो फार्मूले हैं वो मुझे उम्मीद है कि हमें मैक्सिमम याद हो गए होंगे, जो इंशाल्लाह फिर मैं डेली बेसिस पे जैसे ही टाइम मिला करेगा रेंडमली आपसे सुनता रहा करूंगा। डन है सर? पेज नंबर 212 पे रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग, अंडरलाइन करें वर्ड कैलकुलेट, कोई कमेंट्स नहीं मांगे। कैलकुलेट सिंपली क्या मतलब है, शुक्र वाली कोई बात नहीं है। जब भी चीज कोई आसान आ जाए तो उसको फटाफट खत्म कर देना चाहिए ताकि चैलेंजिंग चीज आपके सामने आ जाए। तो अगर आपको कमेंट्स वाला मसला लग रहा है तो इंशाल्लाह सारी बात उसी पे ही होनी चाहिए। फार्मूला आ गया, शुरू करें। सारे फार्मूले मुझे सुनाने हैं ए बी और सी में। ए प्रॉफिटेबिलिटी ब्रैकेट में चले जाए, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अगला सोच के डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू सेल, पेज नंबर 185 ढूंढे। ये 14 नंबर रेशियो है मेरा ख्याल एक्सपेंसेस वाली। ये जो लिखा हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू सेल, ये सॉर्ट ऑफ फार्मूला ही लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल टू सेल और इनटू 100। इसी तरह आगे है, वापस आ रहे। एडमन कॉस्ट टू सेल का मतलब एडमन कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, तो एक्सपेंस रेशियोज कहेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो का फार्मूला प्लीज बोले। क्विक रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियोज बल्कि हेडिंग है शायद। ये ऊपर ना जरा एक ब्रैकेट मिसिंग है, ब्रैकेट लगा लें जरा, बोर्ड देखें कहाँ लगा था। प्रॉफिटेबिलिटी मांगी, लिक्विडिटी मांगी, एफिशिएंसी रेशियोज, एक ब्रैकेट खोलना जरा एफिशिएंसी रेशियोज के बाद ब्रैकेट में डेटर कलेक्शन पीरियड इन वीक्स का फार्मूला पूरा बोलें। एवरी डेटर डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 52 वीक्स 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 52।
अगली एफर्ट करें क्रेडिट टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर, क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे जरा। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रखना है। पेज नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 210। ये बड़ा इसके फार्मूला पे है जरा, पेज 211। इसमें भी कैलकुलेशन करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला बोलो। एसेट टेस्ट रेशियो सिंपली मींस, क्विक रेशियो का नाम है, क्विक रेशियो। स्टॉक टर्नओवर पीरियड का फार्मूला, गौर से लास्ट पढ़ के, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड इन मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। तो मेरी तरफ से बस 2 होमवर्क हो जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी नंबर 1 बी पार्ट के कमेंट्स, और नंबर 2 सिंपल कैलकुलेशन। मैं इंशाल्लाह 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे मैक्सिमम से ज्यादा कभी काम नहीं दूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डेली बेसिस पे वाइंड अप करें। इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर, प्लीज जरूर करें। लेकिन डेफिनेटली अगर एक्यूमुलेट कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाना है। अल्लाह हाफिज। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ये कल करेंगे, ये वाला रहने दीजिएगा, इसमें मसले हैं एक दो। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ऐसे वाले सवाल के कमेंट्स है बी पार्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।